गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 2 विलियन इस चैप्टर का पार्ट 4 चौथा भाग है बच्चों ये, जिसमें हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कंपटीशंस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, और जिसका नाम है राउल्ट का नियम। ठीक है बच्चों, राउल्ट के नियम से संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और विकल्प वाला क्वेश्चन कुछ भी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसके मोस्टली चांस हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू कर। राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं जो कुछ इसमें आएंगे। राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले हमको वाष्प दाब के बारे में पता होना आवश्यक है। वाष्प दाब क्या होती है बच्चों? वाष्प दाब अणुगति सिद्धांत के अनुसार द्रव के अणु उसकी परिसीमा के भीतर सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं और आपस में टकराते रहते हैं। इस टक्कर के फलस्वरूप कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है और वे द्रव की परिसीमा को छोड़कर वाष्प के रूप में बाहर जाने लगते हैं। इस तरह से बच्चों, ये जो सतह पर अणु हैं, ये अणु सतह को छोड़कर वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाने लगते हैं। लेकिन वायुमंडलीय गैसों के द्वारा लगने वाले दाब के कारण ये जल के अणु जो जल की सतह से वाष्प के रूप में निकले थे, उसकी सतह के पास ही गैसों द्वारा, वायुमंडलीय गैसों द्वारा रोक दिए जाते हैं, जिसके कारण इस द्रव की वाष्प अणु बाहर निकले थे वो सभी दिशाओं में दाब लगाते हैं। इसके साथ साथ इसकी वाष्प, जो कि अणु बाहर गए हैं वाष्प के रूप में, इस द्रव की वाष्प के अणु या इसकी वाष्प इसकी सतह पर, द्रव की सतह पर जो दाब लगाती है बच्चों, उसी को हम कहते हैं वाष्प दाब। ठीक है, वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता है, उसमें गर्म करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। टक्कर के फलस्वरूप जो द्रव के अणु आपस में टकराते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण वे वाष्प के रूप में इसकी सतह से बाहर जाने लगते हैं और बाहर जाकर जो उसकी सतह पर एक दाब डालते हैं। ठीक है, सभी दिशाओं में डालते हैं, लेकिन ऊपर से वायुमंडलीय गैसें उसे रोक देती हैं। किसी द्रव की वाष्प के द्वारा उसकी सतह पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। देखते हैं बच्चों अगला टॉपिक इसमें, वाष्प दाब में अवनमन। जब शुद्ध जल में या विलायक में कोई अवाष्पशील द्रव, कोई अवाष्पशील ठोस पदार्थ या विलेय घोल दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब या कैसे विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। जो विलयन होगा बच्चों उसका वाष्प दाब घट जाता है, क्योंकि वाष्पन की दर निर्भर करती है बच्चों पृष्ठ क्षेत्रफल पर। जैसे कपड़े, कई बार कपड़ों को हम बच्चों छाया में सुखाते हैं तो क्या होता है, वो सूख जाते हैं क्योंकि उनकी सतह से जल वाष्पित होकर उड़ जाता है। छाया में भी क्या हो, यदि हम कपड़ों को एक जगह समेट कर उन्हें फैलाए बिना एक जगह रख दें तो क्या सूख जाएंगे? आसानी से नहीं सूखेंगे, क्योंकि कपड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल कम है। वाष्पीकरण के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल कम है, इसलिए कम वाष्पित होगा जल। लेकिन जैसे उन्हें फैला देते हैं तो वाष्पीकरण के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जहाँ से द्रव के अणु आसानी से, जल के अणु आसानी से वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ठीक इसी प्रकार होता है जब शुद्ध जल में देखिए इतने सारे अणु थे सतह पर, वो आसानी से वाष्पित हो रहे थे, बाहर निकल रहे थे वाष्प के रूप में। जितने ज़्यादा अणु निकलेंगे उतना ही ज़्यादा दाब भी डालेंगे। ठीक है, लेकिन जब उसमें कोई अवाष्पशील, जो गर्म करने पर वाष्पित नहीं होता है, ऐसा ठोस पदार्थ जैसे नमक या चीनी घोल दी जाती है शुद्ध जल में, देखिए बच्चों इसमें हमने लाल से दिखाया विलेय को, ठीक है, घोल दी जाती है, तो उस विलेय के अणु पूरे विलयन के साथ साथ विलयन की पृष्ठ पर, विलयन की मुक्त सतह पर भी स्थान ग्रहण करते हैं। जो काले अणु हैं ये जल के हैं, विलायक के, और जो लाल से दिखाए हैं ये विलेय के अणु है जो वाष्पित नहीं होगा। तो देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल पर विलायक जल के अणुओं की संख्या घट गई, क्योंकि इनके बीच बीच में कुछ स्थान जो हमने नमक या चीनी घोली थी, विलेय घोला था, उन्होंने घेर लिया। ठीक है, जब सतह से, अब सतह पर ही कम अणु है बच्चों, तो क्या होगा, सतह से जल के कम अणु वाष्पित होंगे। देखिए
ध्यान से देखिए, इन दोनों में देखिए डिफरेंस। यहाँ पर कितने सारे अणु थे जो ज़्यादा वाष्प के रूप में बाहर निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ स्थान अवाष्पशील विलेय पदार्थ द्वारा घेर लिया गया, जिसके कारण वाष्प सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल विलायक के लिए घट गया। उससे अवाष्पित होने वाले अणुओं की संख्या, विलायक के अणुओं की संख्या घट जाएगी बच्चों। जब वाष्प कम बनेगी तो उसका दाब भी कम होगा। दाब का मतलब किसी चीज़ से टकराव, गतिशील कण के द्वारा टकराने पर जो प्रेशर बनता है, बल लगता है, उसी को दाब कहते हैं। ठीक है, तो वाष्प कम होगी तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा, लेकिन जल में नमक या चीनी घोलने पर जो विलयन बना है उसका वाष्प दाब कम होगा। ठीक है, शुद्ध जल का अधिक था, विलयन का कम हो गया। तो वाष्प दाब में बच्चों जो कमी आई है शुद्ध जल की तुलना में, विलयन के वाष्प दाब में जो कमी आई है उसी को कहते हैं बच्चों हम वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, क्या है वाष्प दाब में अवनमन? शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के वाष्प दाब में आने वाली कमी को। मान लीजिए इसका दाब P था शुद्ध जल का, और विलयन का वाष्प दाब मान लीजिए PS है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वाष्प दाब में अवनमन कितना हो जाएगा बच्चों? कमी कितनी हो जाएगी? इसमें से जो ज़्यादा था उसमें से इस विलयन का वाष्प दाब घटा लेंगे। ठीक है, तो वाष्प दाब का में अवनमन कितना होगा? कमी कितनी होगी? अवनमन का मतलब कमी। विलयन के वाष्प दाब शुद्ध विलायक से जितना कम होता है बच्चों, उसी को कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। राउट का नियम, राउट्स लॉ। बच्चों, राउट के नियम के दो रूप हैं, यानी कि राउट के नियम के दो रूप हैं नए सिलेबस में बच्चों, जो आपको पढ़ाया जाता है अब नया सिलेबस, उसमें दो रूप हैं, लेकिन पहले एक ही रूप था। नंबर 1, अवाष्पशील विलेय का वाष्पशील विलायक में विलयन। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। लिखेंगे बच्चों इसमें, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। लाइन से लिखना, P माइनस PS अपॉन P बराबर स्मॉल n बटे n प्लस n, यही बराबर हो जाएगा बच्चों x1 के। तो ये आपका सूत्र हो गया, जहाँ P शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब, और बच्चों स्मॉल n विलेय के मोल, विलेय के मोल या अणु, कैपिटल N विलायक के अणु। ठीक है बच्चों, इस सूत्र में P शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्यूशन है बच्चों। विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल n विलेय के अणु और कैपिटल N विलायक के अणु। ये हो गया आपका राउट का पहला नियम। P माइनस PS हो गया बच्चों वाष्प दाब का अवनमन, यदि शुद्ध विलायक की तुलना में कितना वाष्प दाब कम हुआ है। P माइनस PS वाष्प दाब में अवनमन, इसमें शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जब भाग देंगे तो बच्चों हो जाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक रिलेटिव अवनमन। राउट के नियम का दूसरा रूप है दो वाष्पशील द्रवों का विलयन, सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल सॉल्वेंट्स और लिक्विड्स। दो वाष्पशील द्रवों के विलयन के ऊपर प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक के विलयन में मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। कोई विलयन दो वाष्पशील द्रवों A तथा B से मिलकर बना है, A तथा B से मिलकर बना है, जिनके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्रमशः PA डिग्री तथा PB डिग्री है, और विलयन में उनका वाष्प दाब यदि PA और PB हैं तथा उनके विलयन में मोल प्रभाज XA तथा XB है, तब राउट के नियम से PA अनुक्रमानुपाती XA। जो राउट का नियम क्या बताया था, किस दो वाष्पशील द्रवों के विलयन के ऊपर प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके विलयन में मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। तो PA अनुक्रमानुपाती XA या PA बराबर PA डिग्री इंटू XA समीकरण फर्स्ट, जहाँ PA डिग्री एक नियतांक है जो कि शुद्ध अवस्था में घटक A का वाष्प दाब है। इसके साथ ही बच्चों साइड में आपको एक चित्र बनाना है। चित्र में वही चीज़ दिखाई है हमने, दो घटक हैं A और B जिनके वाष्प दाब PA और PB, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब PA डिग्री और PB डिग्री, और उनके मूल प्रभाज XA तथा XB। पीछे हमने बताया था जब मूल प्रभाज पढ़ाया था बच्चों
किसी भी विलयन के समस्त घटकों के मोल प्रभाजों का योग 1 होता है, अर्थात XA + XB बराबर 1 होगा। तो इसमें बच्चों हमने दोनों घटकों के A तथा B दोनों घटकों के वाष्प दाबों के बीच ग्राफ खींचा है। और इसमें बच्चों ध्यान देने वाली बात है, यदि घटक B घटक A की तुलना में अधिक वाष्पशील है, तब देखिए घटक A, यहाँ से स्टार्ट हमने घटक A का वाष्प दाब का ग्राफ खींचा है। यहाँ पर XA बराबर 0, घटक A का मोल प्रभाव 0 है, यानी कि उसके अणु 0 हैं। इस स्थिति में दूसरा घटक जो B है वो शुद्ध अवस्था में होगा, तो उसका मोल प्रभाव XB बराबर 1। जैसे जैसे XA का मान बढ़ता है बच्चों, ठीक है, XA का मान बढ़ता है तो उसके PA का मान, वाष्प दाब का मान बढ़ता जाता है और घटक B के मोल प्रभाव घटता जाता है। और एक स्थिति आएगी बच्चों जब घटक A शुद्ध अवस्था में आ जाएगा, घटक B का मोल प्रभाव 0 हो जाएगा, तब घटक A का मोल प्रभाव 1 होगा। उस स्थिति में बच्चों A का वाष्प दाब शुद्ध घटक A के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा PA डिग्री। इसी प्रकार बच्चों घटक B के लिए ग्राफ खींचा है। उस स्थिति में क्या होता है, जैसे जैसे PA का मान घटेगा और XA का मान घटता है और घटक B के मोल प्रभाव XB का मान बढ़ता जाएगा, तो उसके वाष्प दाब PB का मान भी बढ़ेगा। और जब घटक A का मोल प्रभाव XA बराबर 0 हो जाता है, उस स्थिति में घटक B शुद्ध हो जाता है, अर्थात XB बराबर 1। उस स्थिति में घटक B का वाष्प दाब अधिकतम हो जाता है, जो कि बराबर होता है PB डिग्री के। अब इन दोनों ग्राफों के जो पीक है PA डिग्री और PB डिग्री को मिलाने पर जो ग्राफ प्राप्त होगा बच्चों, वो होगा कुल वाष्प दाब के P टोटल के, जिसका मान होगा PA + PB। ये ग्राफ PA का है, रेड से दिखाया है, ये ग्राफ PB का है और ये योग P टोटल PA + PB। तो अब देखते हैं, यहाँ तक लिख गया था बच्चों PA अनुक्रमानुपाती XA और PA बराबर PA डिग्री इंटू XA। इस स्थिति में शुद्ध अवस्था में क्या होगा बच्चों, XA का मान 1 होगा। देखिए यहाँ पे उस स्थिति में बच्चों जब अकेला घटक होगा जब, तो XA का मान अधिकतम होगा 1 रखेंगे तो विलयन घटक A का वाष्प दाब शुद्ध घटक A के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तो 1 नियतांक है जो कि शुद्ध विलायक शुद्ध घटक A का वाष्प दाब है। इसी प्रकार PB बराबर हो जाएगा बच्चों PB डिग्री इंटू XB, समीकरण 2। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से कुल वाष्प दाब, आंशिक दाब के नियम से कुल वाष्प दाब यदि P टोटल है बच्चों, तो P टोटल बराबर हो जाएगा PA + PB। मान रख देंगे समीकरण 1 व 2 से PA और PB के मान रखने पर, तो ये हो जाएगा P टोटल बराबर PA डिग्री टोटल बराबर हो जाएगा बच्चों PA डिग्री इंटू XA + PB डिग्री इंटू XB। परंतु पीछे हमने क्या पढ़ा था बच्चों, किसी भी विलयन के समस्त घटकों के मोल प्रभाजों का योग संख्यात्मक रूप से 1 के बराबर होता है। परंतु हम जानते हैं XA + XB बराबर 1। चूँकि विलयन में 2 ही घटक है, एक है A और एक है B, दोनों के मोल प्रभाज X1 और XA और XB हैं, तब XA + XB का कुल मान 1 के बराबर होगा, या XA बराबर हो जाएगा बच्चों 1 - XB, समीकरण 4। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 4 से XA का मान, समीकरण 4 से XA का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो P टोटल हो जाएगा बच्चों PA डिग्री इंटू 1 - XB + PB इंटू XB। बोलेंगे ब्रैकेट को, तो हो जाएगा बच्चों PA डिग्री प्लस PA डिग्री, इसकी गुणा लगाएंगे माइनस ये रहा PA डिग्री इंटू XB। इधर लिख लिया है बच्चों ये माइनस वाला, क्योंकि ये प्लस में पहले से है, तो इसको इधर लिख लेंगे और इसको ले लेंगे पहले PA डिग्री प्लस PB डिग्री XB, ये वाला यहाँ मैं गुणा लगा के माइनस PA डिग्री XB। अब बच्चों P टोटल बराबर, इसमें XB कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा PA डिग्री प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे PB डिग्री माइनस PA डिग्री इंटू XB। तो बच्चों यही है, ये आ गया आपका 2 वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट के नियम का सूत्रीय निरूपण। तो बच्चों यही थे राउल्ट के नियम के दोनों प्रकार। पहला था अवाष्पशील विलेय का वाष्पशील विलायक में विलयन, दूसरा है बच्चों 2 वाष्पशील द्रवों का विलयन। आशा करता हूं कि बच्चों ये राउल्ट का नियम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।